आज करंट का हम लोग दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग मेनली रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़े थे कि चार्ज जब रेस्ट में हो तब उसका वो क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है। जब चार्ज स्थिर अवस्था में हो तब वो क्या क्या अपना गुण प्रदर्शित करता है, उस गुण के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में जो है चार्ज मूव करता है, मोशन में रहता है। चार्ज मोशन में होता है, तो जब चार्ज मोशन में होगा तब वो क्या क्या अपना प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो करंट से तो हम लोग परिचित हैं कि करंट क्या होता है। करंट मतलब धारा, प्रवाह, कोई चीज का प्रवाह, जैसे हवा का प्रवाह। तो एयर करंट हो गया, वाटर करंट, वाटर जल का प्रवाह, जल की धारा। जल की धारा अगर तेज है तो कहेंगे वहां वाटर का करंट बहुत ज्यादा है। और आजकल बरसात का मौसम है और आप लोग देखते होंगे कि क्या कहते हैं, छोटा छोटा पुल है तो उसमें से वाटर कितना तेज फ्लो कर रहा है, कितना उसका करंट ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक जैसे ही आ गया, इसका मतलब हमारे दिमाग में कहीं न कहीं चार्ज आ गया कि चार्ज से रिलेटेड है ये। तो जब हम लोग एक कंडक्टर को, चालक को भी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक भी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब हम इस कंडक्टर को भी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे रैंडमली मोशन करता था। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन जो था उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, वो रैंडमली जिग जैग मोशन करता था। लेकिन जैसे ही इसको हम एक भी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। और जिस वेलोसिटी से ये मोशन करेगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर होता क्या है। तो अभी हमको करंट को समझना है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगता है। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इसका फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो करंट एक्चुअली में होता क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में यहाँ से जो है फ्लो करते हुए आ रहा है। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेगा, कह रहा है कि यूनिट टाइम में, मान लीजिए यूनिट टाइम टी में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज का फ्लो करना ही, चार्ज का फ्लो करना किसी गिवन एरिया से, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज का फ्लो करना ही करंट कहलाता है।
आवेश प्रवाह की दर को हम लोग करंट कहते हैं। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज का फ्लो करना, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है वह करंट कहलाता है। तो ये करंट का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात नहीं करते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब ब्रेन में आ गया कि ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन यह एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन यह फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी ये एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है। मतलब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी में रखे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, I = Q/T, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होगा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेप्शन है कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यह एक मेन चीज जो है वेक्टर का मेन जो कैरेक्टर है वो थर्ड कैरेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मान लीजिए कि इधर से 5 एम्पियर का करंट आया और इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, तो यहाँ जो है इस वायर में 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। मतलब ये इसको सिंपली हम लोग अलजेब्रिक मेथड से एडिशन कर सकते हैं, इसका वेक्टर मेथड से इसका एडिशन नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, यहाँ देखिए, the amount of charge flowing through the area per unit time। यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा किसी एरिया से वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। टाइम रेट देखिए, टाइम रेट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो कर जाएगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के लिए मेजर करेंगे। तो ये दो डिफिनेशन है, इसको याद रखिए। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता, एक्सेप्शन है, इसको याद रखिए, ये पूछता है। यूनिट ऑन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यूनिट एंड डायमेंशन इसका हो गया यूनिट कूलम्ब पर सेकंड C/S और एम्पियर। एम्पियर साहब एक साइंटिस्ट थे, वो फिजिक्स में, उनका फिजिक्स में इतना बड़ा योगदान था, इतना बड़ा योगदान था कि उनके ऑनर पे जो है यूनिट करंट का यूनिट एम्पियर रखा गया है। तो साइंटिस्ट के नाम पर है। अगर सिर्फ हम सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल A करके लिखेंगे, और अगर पूरा हमको यूनिट लिखना है तो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। डायमेंशन इसका A हो गया,
क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर जहां I इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, Q नेट चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और T टाइम हो गया, T टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो किया क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक, तो इस पे कुछ एग्जाम्पल है। ये जो फॉर्मूला अभी हम लोग देखे I इक्वल टू क्यू बाई टी, इस पे कुछ नॉमरिकल्स है, इसको हम लोग अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें नॉमरिकल्स है। 4-5 अच्छा नॉमरिकल है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नॉमरिकल है कि इफ ए चार्ज ऑफ 100 कूलम passes through a given cross section of a wire in 1 hour, then find the strength of the current in the wire। यानी कि हमको गिवन जो है क्या क्या है, 100 कूलम है, 100 कूलम, और टाइम दिया हुआ है, टाइम है 1 आवर, 1 आवर मतलब 60, इसको हम लोग SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वायर से, मान लीजिए कि ये वायर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 आवर में, T इक्वल टू 1 आवर में जो है 100 कूलम चार्ज जो है फ्लो करता है, क्रॉस कर जाता है इससे। 1 आवर, 1 घंटे में 100 कूलम चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है। तो पूछता है कि इस कंडक्टर में करंट का स्ट्रेंथ बताइए, करंट कितना होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि I इक्वल टू होता है Q बाय T, तो Q हो गया मेरा 100 कूलम और T हो गया 3600, यानी कि 1/36 एम्पियर। तो इतना स्ट्रेंथ का करंट जो है इस वायर में, इस कंडक्टर में है। इसी में दूसरा सवाल है कि इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू पर सेकेंड ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इस सवाल में हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। तो करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। अब सवाल समझते क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए ये वायर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, इस कंडक्टर में जो है करंट का फ्लो जो है वो I है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमको 1 एम्पियर। देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या फ्लो करेगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस तरफ चले आएगा 1 सेकेंड में। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू होता है Q बाय T। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, उस समय हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़े थे, Q इक्वल टू NE होता है। यहाँ पर N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हो गया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू Q के जगह हम लोग N इंटू E लिखते हैं और बाय T। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कीजिएगा तो आ जाएगा N इंटू E इक्वल टू IT और N इक्वल टू हो जाएगा IT बाय E। तो करंट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1,
टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड, ये भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 और बाय 1.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा कि फ्रॉम ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द वायर। तो इस सवाल में हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है n इक्वल टू दिया हुआ है 10⁻6, और E का हम लोग पता है E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। आई पूछता है, करंट का स्ट्रेंथ पूछता है। मतलब ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना फ्लो हुआ है 10⁻6, और कितने समय में 1 सेकेंड में। तो कह रहा है कि इस वायर में, इस कंडक्टर में करंट का स्ट्रेंथ बताइए। तो करंट के फॉर्मूला से आ जाइए, I इक्वल टू हो गया Q/T, Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं NE/T। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर n का वैल्यू हो गया 10⁻6 मल्टीप्लाई E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम हो गया 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 -19 और 6 है तो 10⁻⁻13 एम्पियर। इतना करंट जो है, इतना करंट जो है वो इसका स्ट्रेंथ होगा। इस वायर से करंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1.6 इंटू 10⁻�18 मीटर with a constant speed of 0.314 into 10⁻6 meter per second. Calculate the electric current at a point on the circle. ये देखिए अच्छा सवाल है ये। एक सर्किल में ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट स्पीड v से इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये रेडियस भी हमको दिया हुआ है कि रेडियस कितना है। तो r इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 मीटर, और स्पीड दिया हुआ है 0.314 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है करंट I इक्वल टू क्या होगा, और E इक्वल टू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फ्रॉम फार्मूला से हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि Q तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, तो E/T। तो हमको टाइम नहीं पता है, टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या क्या करेंगे। सवाल है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस इतना मीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल।
तो हमारे पास रेडियस है और वेलोसिटी भी है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इस ए पॉइंट से चला और ये मूव करता हुआ फिर ए पॉइंट पे आया, एक चक्कर लगाया। अगर इस एक चक्कर का, वन रोटेशन का अगर हम लेंथ पता कर लें और लेंथ को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें, लेंथ में अगर स्पीड से भागा दे रहे हैं तब हमारे पास टाइम आ जाएगा कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो सर्क्यूमफेरेंस होगा इसका लेंथ, यानी कि सर्क्यूमफेरेंस इक्वल टू परिधि सर्क्यूमफेरेंस, इसका हो गया 2πr। तो ये हो जाएगा 2π और r का वैल्यू मेरा हो गया कितना, 1.6 गुने 10⁻⁻18 मीटर। तब यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम हो जाएगा, मान लीजिए सर्क्यूमफेरेंस को s मान लेते हैं, तो s/v। तो s हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3.14, पाई का मान रख दिए 1.6 10⁻⁻18 और v हो गया 0.314 10⁻6। यहाँ से अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा और यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। ये 314, ये 314 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास बचेगा 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.2 और यहाँ हो गया 10⁻⁻18, ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10⁻⁻6 और यहाँ 10⁻1 बचा हुआ, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 10⁻24। तो यहाँ से मेरा टाइम आ गया। अब यहाँ से टाइम आ गया है कितना, सेकेंड। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, I इक्वल टू हो जाएगा, E का वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ हो जाएगा 32 और 10⁻⁻24। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ हो जाएगा, इसको अगर हटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 और इधर हो गया 10⁻⁻20 और ये हो गया 10⁻24। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻4। कहीं कुछ गड़बड़ भी हुआ है, 3.1 कितना, एक बार आप लोग फिर से चेक भी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना एम्पियर आना चाहिए। चलिए अगला हिसाब है कि इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब ई 1.25 into 10⁻16 electrons are flowing per second from left to right and 1.25 into 10⁻16 protons are flowing per second from right to left a given cross section. Then calculate the strength of the current and also find the direction. इस सवाल में कह रहा है कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये है और प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है फ्लो कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.25 इंटू 10⁻16 1.25 इंटू 10⁻16 और नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड 1.25 10⁻16 प्रोटॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है 1.25 इंटू 10⁻16। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट होता है और प्रोटॉन का फ्लो जो है वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर? टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? Q इक्वल टू NE प्लस NP। टोटल चार्ज इतना फ्लो कर रहा है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 1.25 इंटू 10⁻16 प्लस 1.25 इंटू 10⁻16। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻16। इतना चार्ज फ्लो हो रहा है और टाइम जो है वो दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं I इक्वल टू QT, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 10⁻16 बाय 1। अब सॉरी ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना नंबर ऑफ चार्ज हो गया इतना। इसको अब हम लोग जो है इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। ये तो नंबर आया, सिर्फ ये जो है नंबर आया इतना। नंबर n इक्वल टू सॉरी यहाँ नंबर लिखेंगे NUMBR नंबर n इक्वल टू NE प्लस NP नंबर ऑफ चार्ज। और इसको अगर 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चार्ज कूलम में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 को 16 से कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव और इधर हो जाएगा 16 और इधर -19। तो ये हो जाएगा 10⁻−3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻−3 एम्पियर। और ये हो जाएगा 4 10⁻−3 को मिली भी लिख सकते हैं और एम। तो ये इलेक्ट्रिक करंट पर अच्छा कुछ क्वेश्चन था। अगले क्लास में इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।